हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। विवेक राय मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि पूरी आजादी की कहानी कहां से शुरू हुई थी, कैसे कैसे आगे बढ़ी और फाइनली लास्ट में क्या डिसीजन हुआ, कैसे अपना सब कुछ पूरा सेट हुआ, जैसे पूरा नेतृत्व किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी कहानी आपको संक्षेप में बताऊंगा बहुत कम लिमिटेड टाइम में। तो बिल्कुल शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेके अंग्रेजों के जाने तक का क्या क्या सफर है, पूरा डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे। बहुत बड़े बड़े महान महान लोग स्वतंत्रता सेनानी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लाखों में। कई लोगों का नाम है, कई लोगों का नाम तक नहीं लिया गया। इतने लोग, मतलब हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से लोगों ने उठ के स्वतंत्रता को, मतलब देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान देने की कोशिश की। चलिए शुरू करते बिल्कुल बेसिक से, सबसे पहले पॉइंट से। तो यहाँ पे आपका शुरू होता है सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन। तो क्या होता है यूरोप में पूरा, मतलब इंडिया का जो सूती कपड़ा, इन सभी का, रेशम, काली मिर्च, इन सभी का खेती, मतलब बिजनेस बहुत अच्छे चरम पे चल रहा था। पोर्तुगल्स वगैरह यहाँ से, इंडिया से ले जाते थे और डच, पोर्तुगल और यूरोप में काफी अच्छा बिजनेस करते थे। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला, यानी इंग्लैंड के राजा रानी को पता चला, रानी को एक्चुअली महारानी को पता चला। तो उन्होंने कारोबार करने के लिए अपनी सेना को परमिशन दे दिया कि जाओ भैया कारोबार करो, बिजनेसमैन को, सेना को नहीं बेसिकली। और फिर वो यहाँ पे आए जहां पे पहले से पुर्तगाल और डच वगैरह, फ्रेंच वगैरह पहले से कब्जा किए हुए थे। तो 1608 में उन्होंने पहली बार सूरत में अपना कदम रखा, जहां पे पुर्तगालियों को उन्होंने हटाया था डच के साथ मिलकर दोस्ती करके। अब सूरत में सबसे पहले उन्होंने कदम रख दिया और यहाँ पे सिर्फ इस पर्पज से आते कि यहाँ पे हम बिजनेस करेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे, पूरे चीज को, मतलब एरिया को अच्छा बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छा खासा सपना इन्होंने दिखाया था। सूरत में एंट्री लेते ही इन्होंने समझ गया कि मतलब कि ये देश, मतलब इसके अंदर बहुत अभी खजाना है। शायद डच, पोर्तुगल, फ्रेंच ये सब समझ नहीं पा रहे हैं। मुगल आए, इसके बाद भी काफी पोटेंशियल वो इस जगह की देख रहे थे। उसके बाद उनके मन में लालच बढ़ती गई और अपने एरिया को फैलाते चले गए और फैलाते चले गए। तो उन्होंने दोस्ती की यहाँ के मुगल शासक जहांगीर से, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे पूरा जो मेजर पोर्शन था इंडिया का मुगल शासक के कंट्रोल में था। तो यहाँ पे जब जहांगीर से इन्होंने दोस्ती की, काफी क्लोज गए, काफी चीजें यूरोप की लाए इनको लुभाने के लिए। उसके बाद इनको कहीं ना कहीं मना कि इन्होंने अपना जो भी यहाँ पे सामान बिजनेस करते थे, जाहिर सी बात है किसी देश में आप बिजनेस करोगे तो आप टैक्स दोगे, तो इन्होंने टैक्स फ्री करवा लिया। ये बात हजम ना हुई लोगों को कि आप, मतलब कि देश से, दूसरे देश से आए कोई बिजनेसमैन, आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि मतलब बिना टैक्स को बिजनेस करेगा, सब प्रॉफिट वही ले जाएगा। तो जिसके खिलाफ आवाज उठाया सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। इन्होंने विरोध किया और बंगाल में, कोलकाता में, मतलब कि यहाँ की जो पुलिस चौकी थी इनकी, या जो पुलिस चौकी नहीं बेसिकली जो बिजनेस इनका हब था, जो ऑफिसेज वगैरह थी, उनको जलाया उन्होंने और वहां से भगाने के लिए कहा और कहा कि अगर रहना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तब तक क्या होता, मद्रास में उनका कहीं ना कहीं नवल बेस तैयार हो चुका था। चेन्नई जिसको अब बोला जाता है, चेन्नई में उनका नवल बेस तैयार हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उन्होंने यहां से आपका पूरा अटैक करने की कोशिश की इनके ऊपर, सिराजुद्दौला पे, जिसको प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। यहाँ पे पहले से इनका बेस था, नेवी से अटैक हुआ था, नेवी से युद्ध हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी फोर्स लेकर गए और बंगाल पे अटैक कर दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिए। जहां पे मीर जाफर जो उनके सेनापति थे, उन्होंने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला के साथ, जिसको कहा गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई उस युद्ध के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज तो कब्जा कर लिए। अब उनके लिए कुछ न कुछ बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हमने सिर्फ इस एरिया को बेसिकली अपने कंट्रोल में लिया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे और भी पार्ट्स में आपके राजा शासक हुआ करते थे, लेकिन मेजरली अगर इसको कवर किया जाएगा तो 3 पार्ट में देखने को मिलेगा कुछ कुछ हिस्सा। एक उस वक्त टीपू सुल्तान का हिस्सा था, मराठा का था और सिख का था। टीपू सुल्तान का यह था कि डच वगैरह से मिलकर अपनी आर्मी स्ट्रांग कर रखे थे यहाँ पे। मराठा का यह था कि ये दिल्ली में रह के पूरे देश पे राज करना चाह रहे थे। और सिख अपना पूरा ये प्रांत प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस वगैरह, ये पूरा अपना एरिया रखे हुए थे। अब ये अंग्रेजों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम तीनों को कैसे हराएं, क्योंकि काफी स्ट्रांग थी ये जो इनकी बिल्डअप थी। क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये जितने भी आपके शासक वापस बने, राजा महाराजा, टीपू सुल्तान हो, चाहे मराठा के, चाहे सिख, तो ये लोग क्या थे ना कि ये लोग रिलीजन से बहुत आगे थे। मतलब ये लोगों की भलाई सोचते थे, अपने अपने जोन में सोचते थे सभी लोग खुश रहे। तो लोगों को इनके खिलाफ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान से साथ इनका एक्चुअली 4 युद्ध लड़े और 4 युद्ध के बाद इन्होंने जीत हासिल की। उनके पिता भी इसमें चले बसे थे, टीपू सुल्तान के, हैदर अली। उसके बाद क्या हुआ था कि आपका युद्ध हुआ था, उसी वक्त आपका युद्ध हुआ था इसका
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मराठा कमजोर पड़ गए थे, हारने के बाद वो बंटवारा हो गया, मतलब टूटने लगे आपस में। इसी चीज का फायदा उठाया इन्होंने और मराठा वाली डेंसिटी को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद बचता सिख डेंसिटी, जो कि बहुत स्ट्रांग था और यहाँ पे इनका अटैक करना और जीतना इम्पॉसिबल सा था। तो इनके लिए मतलब ऐसा था, जब तक आपके यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक इन्होंने यहाँ तक कोशिश तो कई बार की, लेकिन पहुंच न पाए। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि 1840 में इनका मौत हो जाता है महाराजा रणजीत सिंह का। उसके बाद 2 युद्ध होता है और दोनों के बाद इन्हें जीत हासिल कर लेती ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अब मिलिट्री बन चुकी थी, मतलब कि ये पूरी गवर्नमेंट चलाने के उस पे आ चुके थे कि अब मैं पूरे देश को चलाऊंगा। शुरू तो इन्होंने बिजनेस के पर्पज से किया था, लेकिन फिर पूरे देश पे इन्होंने राज कर लिया। अब बात शुरू होती है यहां से कि अब ये राज कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जो आगे चल के इन्होंने सबसे पहले किया, इनको लगा कि देखो यहाँ पे क्या ना, ये ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी चीजों में बटे हुए हैं, कलर के बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, इनका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, कल्चर के हिसाब से, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारी चीजों में। और इसी चीज का फायदा उठाए हर बार लोगों को बंटवारा किए और अपना राज किए। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे आप 1848 तक लगभग पूरे इंडिया पे इनका कब्जा हो चुका था। छोटे छोटे प्रोविंस वगैरह अपने बचे हुए थे, छोटे मोटे महाराजा वगैरह के, जो कि बहुत ज्यादा वो नहीं थे, फैले नहीं थे और बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया के पूरे एक्सपेंशन को लेके। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलीन नीति लेकर आए, जिसके तहत क्या हुआ ना कि जिस भी मतलब राजा, जो कोई राज्य, जैसे कि ये राज्य हो गया झांसी राजमान ले लीजिए, इसका कोई भी जिसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ, जैसे किसी का कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ तो उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो उसको कब्जा कर लेंगे, ऐसा इन्होंने नियम पास कर दिया। अब ये मतलब अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं देश को चलाने के लिए, अपने हिसाब से देख रहे हैं किस पे हमें कब्जा करना, किस पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ना काफी कमजोर हो चुके थे सभी राजा महाराजा, दूर हो चुके थे और सभी लोग अपना इंडिविजुअल बेनिफिट सोच रहे थे, तो सभी लोग बंटवारे में थे। तो इन्होंने क्या किया, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अपना कब्जा जमा लिया। ओके, उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है इनके खिलाफ आंदोलन, और सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट होता है मंगल पांडे के द्वारा। ये कैसे होता है, जब ये सब कुछ पूरा कैप्चर कर रहे होते तो उस वक्त जाहिर सी बात है यहां से इंग्लैंड से इतने ज्यादा सैनिक नहीं आएंगे, तो ये इंडिया के सैनिकों को ही यूज किए रहते कहीं ना कहीं इसको कैप्चर करने में, पूरे इंडिया को। और इंडिया के सैनिक भी उस वक्त इतना नहीं सोच रहे होते कि ये कोई दूसरी कंपनी है, ये एक तरीके से सोचते थे कि कोई बिजनेस कंपनी है, इसको हम साथ दे रहे हैं, हमको सैलरी मिल रही है, हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी ही उस वक्त दिमाग में चलती थी। तो बात ये होती कि यहाँ पे सभी लगभग मेजरली इंडियन लोग ही उनके आर्मी में भी काम कर सकते थे, फौजी भी थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी हुआ करते थे। अब ये बात ना, ये जो अंग्रेज थे ये ना यहाँ के लोगों के रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके ना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट डालते थे, मतलब वो नफरत करते थे रिलीजन कल्चर को लेके। और ये बात यहाँ के लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा और कहीं ना कहीं विद्रोह उठने लगा कल्चर और रिलीजन के बिहाफ पे ही सबसे पहले। और बात स्टार्ट होती है मंगल पांडे के द्वारा 1857 के आसपास मेरठ में आपका इनको ये बताया जाता कि भैया देखो, गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाए कारतूस है, जिसको हम लोग मुंह से उठा के मुंह से खोलते फिर बंदूक में नली में भरते हैं। तो ये जाके बात करते अपने ऑफिसर से, भाई ऐसी सी बातें सुनने में आ रही है, अगर ये गलत सही है तो बहुत गलत बात है, इसको हटाया जाए, पुरानी कारतूस को ही लाया जाए जो कि प्लास्टिक या फिर उसकी होती थी, कपड़े की हुआ करती थी, जिसका कवर होता था। अब इसके बाद अंग्रेज इनको वो दे लेते हैं कि मतलब वास्तव क्या आश्वासन दे देते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये सब चर्बी वर्बी नहीं है। और जब मंगल पांडे जी को पूरा विश्वास हो जाता, प्रूफ मिल जाता, उसके बाद ये यहाँ से पूरा आंदोलन छेड़ते हैं। तो ये आंदोलन यहाँ छेड़ते और 1857 में ही इनको एक्चुअली फांसी दे दी गई रहती है। उसके बाद यहाँ से आंदोलन स्टार्ट था। तो ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकता, फिर ये धीरे धीरे लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, बिहार हो गया, हर जगह धीरे धीरे फैलता है। तो नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग पूरा कैप्चर कर लेते हैं अपने एरिया, मतलब जहां जहां पे रहते हैं ये लोग अटैक स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब हमें चाहिए क्या, आजादी चाहिए, हम आपकी बातों को नहीं मान रहे, अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कत इस बात की हुई कि यहाँ पे जो फौजी थे वही इनके खिलाफ हो गए, तो अब ये इनसे लड़ ही नहीं सकते। और ये बात इन तीनों लोगों को पता चल चुकी थी, तो ये लोग कहीं ना कहीं स्ट्रांग अपना बना चुके थे कि भाई देखो, इंडियन लोग नहीं है, अब फौजी नहीं है, ये बाहर से लिमिटेड बुलाएंगे। लेकिन उसी वक्त इंग्लैंड से ऑर्डर आता है और पूरे जितने भी इंग्लैंड की जे मोस्ट से पावरफुल कंपनी को यहां भेजा जाता है और वापस से सभी एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है, जो भी वापस से आजाद करवाए थे ये लोग
रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर नाना साहब हो, बहादुर शाह जफर हो, और इनको मतलब इनके एरिया को वापस से कैप्चर कर लिया जाता है। अब बात यहां तक चलती है। इसके बाद आगे बात बढ़ती है कि देखो पूरा देश में अब वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका, कहीं पे कुछ नहीं बचा। अब कोस्टल रीजन पे, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टिविटी इंडिया का कोस्टल रीजन से ही रहा, चाहे डच आए हो, चाहे पोर्तुगल्स आए हो, या फिर फ्रेंच आए हो, या फिर इंग्लैंड आया हो, अंग्रेज आए हो, सभी ज्यादातर इसी एरिया से आए, मतलब समुद्री तट से। तो यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ने लगा। ओके, और अभी पोर्तुगल्स वगैरह गए नहीं थे, ये थे साथ में, थोड़ा थोड़ा पोर्शन था इनका, जहां जहां हारते जा रहे थे वहां छोड़ते छोड़ते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा। और चाहे आप ले लीजिए, पुणे में बहुत अच्छा एजुकेशन इनका लेवल बढ़ने लगा, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया जिसको मद्रास बोलते थे उस वक्त, कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया इवन। तो यहाँ पे एजुकेशन का जो था पूरा सेक्टर बढ़ने लगा। अब जिसके तहत लोग जागरूक हुए और लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो गलत बात है, देश हमारा, सब कुछ हमारा, इतिहास हमारा, और बाहर की एक कोई कंपनी आई जो कि बिजनेस के पर्पज से आई और अब राज कर रही है हमारे पर, तो ये लोगों को जमा नहीं। तो लोगों के अंदर जागरूकता आई और लोग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बातचीत करने लगे। और उसी के बीच क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने वाले जो थे ये आपके रिटायर्ड जनरल ही थे वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसको A.O. ह्यूम बोला जाता है। ये क्या करे, कांग्रेस की स्थापना की। इनका मानना यह था कि जब आप इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, मतलब उनको ये बोलते थे कि जब आप इंडिया में हो तो इंडिया के लोगों के बारे में कुछ तो भलाई सोचो, या फिर यूं कह दीजिए कि इंडिया के लोगों के हिसाब से ही चलो अगर आपको यहाँ पे राज करना है। तो इनकी भी बातें नहीं सुनी जाती थी, तो ये वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में। अब इनका यही मेन था कि यहाँ पे लोगों को क्या ओपन स्कूल शिक्षा हो, मतलब सबको पढ़ने का, बराबर पढ़ने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो दूसरे शासक आ रहे हैं उनको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, उनकी जो फैमिली रहती है, और इंडिया के जो लोग उनको एजुकेशन न मिले सही से। और इवन इंडिया में भी जब अपर कास्ट उस वक्त लोअर कास्ट होते थे, उनमें बीच में जो डिफरेंस था उसको भी कवर करना। तो इनकी सोच बहुत अच्छी थी इस चीज को लेके। तो इनको मतलब ये चीज बताया गया। और साथ ही साथ जो बच्चे 18 साल से कम हुआ करते थे उस वक्त, जिसको नाबालिग बोलते थे क्योंकि उस वक्त एज थोड़ा सा डिफरेंस था आज के मुकाबले, तो उन्होंने सुधार गृह वगैरह बनाया कि उनको मतलब सजा वगैरह ना हो, उनको सुधारने का मौका मिले। अब यहाँ पे जब बात हो चुकी थी, सब कुछ एजुकेशन वगैरह बढ़ चुका था अच्छे खासे लेवल पे, तो कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि यार देखो अब ना ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक कंपनी जो दूसरे देश से राज कर रही है, दूसरे कहीं दूर है वहां से राज करिए और पूरे एरिया को कैप्चर करके बैठी, हम सारा मेहनत करते हैं, ये सब कुछ ले जाते हैं, टैक्स हम पे लगाते हैं। तो लोगों को ना धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो पुणे में लोग इकट्ठा होने लगे, ऐसे कलकत्ता में होने लगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ढाका में, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना होने लगी। यानी जितनी की इस्लाम का फॉलोअर थे वो लोग इकट्ठा होने लगे कि यार देखो ये देश था, इस पे हमें इसको आजाद कराना पड़ेगा, ये ऐसे काम नहीं चल सकता यार है। और दूसरी बात ये कि जैसे कोई आदमी कोई आया, जैसे मुगल भी आए या फिर जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज का बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे यहाँ की कल्चर को, वो ना नफरत करते थे। जाहिर सी बात, आप अगर कहीं भी किसी कंपनी में जाते हो, आप अपनी कंपनी ओपन करते हो या किसी कंपनी को ऑक्युपाई करते हो, तो एटलीस्ट आप उसको सुधारोगे या उसकी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, अपना समझाओगे। ये यहाँ नफरत की भावना से लोगों को देखते थे, मतलब कीड़े मकोड़े के हिसाब से। और ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी, लोग ग्रुप बनाने लगे। तो यहाँ पे अब इनको बात समझ में आ गई कि सभी रिलीजन एक हो रहे हैं, चाहे सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सभी एक हो रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बंटवारे का नियम निकाला, और वो निकाला बंगाल विभाजन 1905 जो हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया। इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश को, बंगाल को बेसिकली ये बंगाल होता हुआ करता था, इसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में विभाजन कर दिया। और ये बात बंगाली लोगों को बहुत घटकी कि भाई साहब ऐसे कैसे आप विभाजित कर लिए, हम सभी एक ही हैं। इवन कल्चर एक होता है, आप बंगाल वगैरह या बांग्लादेश में जाओगे तो बंगाल का, वेस्ट बंगाल का कल्चर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। इवन रिलीजन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता जब हम कल्चर की बातें करते हैं। जब हम कल्चर बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सभी रिलीजन उसको फॉलो करते हैं। तो ये बात लोगों को खटकी और लोगों ने क्या हुआ, इनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और यहां से शुरू होता वंदे मातरम का, यहां से शुरू होता आपका वंदे मातरम का स्लोगन। ओके, तो यहां से फिर आपका स्लोगन स्टार्ट होता वंदे मातरम का, यहां से कोलकाता से बंगाल विभाजन के बाद। अब ये स्लोगन धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। अब यहाँ पे बात शुरू होती है वापस से, बंगाल में लोग कपड़ा मतलब हालांकि गांधी जी थे स्वदेश के आंदोलन स्टार्ट कर, लेकिन उसके पहले बंगाल में एक बार कपड़े वगैरह जो उनके यूज करते थे, उनके कंपनी के बनाए हुए, ये सारे लोग जला के फेंकने लगे। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, चाहे मद्रास पुणे वगैरह में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, वो सारी चीजें पढ़ाई बंद कर दी है। जो पढ़ने वाले लोग थे, यूनिवर्सिटी बंद होने लगी। उसी बीच बीएचयू की स्थापना कर दी इन्होंने। अब ये सारी चीजें क्या होने लगी कि देखो पढ़े लिखे लोग भी
डिमांड कर रहे हैं, जो युद्धकारी क्रांतिकारी मूड के वो भी आपके डिमांड कर रहे हैं। मतलब सब चीजें, आपको अपना एजुकेशन सिस्टम स्थापित हो गया। तो अब ये बात ना अंग्रेजों को समझ में आ गया, यार ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर सेक्टर मजबूत हो रही है। कोई एक सेक्टर में अगर आप, जाहिर सी बात है किसी घर में सारा सेक्टर कहीं मजबूत हो गया तो फिर वो घर टूटता नहीं जल्दी, क्योंकि सभी समझते हैं एक दूसरे को, और घर तभी टूटता जब वो कमजोर पड़ता है। तो ये बात लोगों को समझ में आ गया अंग्रेजों को कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो वापस से उन्होंने क्या किया, विभाजन करने की कोशिश कर दी थी, कांग्रेस की स्थापना भी कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद वापस से क्या हुआ कि उन्होंने चीजों को मतलब ऐसे लेके चले कि बस आगे टालते गए टालते गए टालते गए, बातचीत होता रहा, बातचीत होता गया, टालते गए टालते गए। अब ये बात कांग्रेस जो हमारी स्थापना हुआ था जिसका, कांग्रेस का, इसमें से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं कि यार ये सिर्फ बातचीत किए जा रहा है, बातचीत किए जा रहा है, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दरार हो गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नरम दल बन गया, एक गरम दल। जो कांग्रेस की स्थापना एक साथ हुई थी, मतलब सभी लोग एक हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिट होता है किसी चीज की बात करने का। अब नरम दल का भी कहना सही था कि देखो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं, हमारी कोई आर्मी खुद की नहीं कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और गरम दल का भी कहना अपनी जगह सही था कि हम कब तक इनकी बातों में सुनते रहेंगे। तो नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, और गरम दल के थे लाल बाल पाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग यहाँ पे थे, तीन लोग इधर आपके नेतृत्व कर रहे थे। अब गरम दल को बहुत ही जल्दी या कम वक्त में इन्होंने कहीं ना कहीं इनको साइड में कर दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को जब इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने इनका सपोर्ट कर दिया था, और यहां से कहीं ना कहीं गरम दल में थोड़ा सा दरार सा पड़ गया अपने आप में। हालांकि दरार नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे आ गया। बाल गंगाधर तिलक इन सभी चीजों को सपोर्ट कर दिया, जो कि एक वायलेंस था, जो कि नरम दल नहीं चाहता था कि सपोर्टिव हो कभी ये काम। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कर देता था, जेल दे दिया जाता है। इसके बाद विपिन चंद्रपाल, जो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स से कहते हैं रिटायरमेंट की, नहीं अभी मैं एक्टिव नहीं हूं क्योंकि एज भी एक हो गई रहती है। और साथ ही साथ लाला लाजपत राय को ये जो अंग्रेज थे वो लाठी चार्ज में मार दिए रहते हैं। अब लाला लाजपत राय के मरने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रांति स्टार्ट हुआ भगत सिंह के अंदर। भगत सिंह बहुत अच्छे से फॉलो करते थे लाला लाजपत राय को, और ये बात उनको बुरा लगी, और यहाँ से भगत सिंह का भी कहीं ना कहीं जो माइंड था वो अग्रेसिव मोड में फुल टू आ गया। उसके पहले था, लेकिन जब इन्होंने देख लिया इनके फॉलोअर को ही, जो बहुत अच्छा इनको पाठ से पढ़ाते थे सिखाते थे, जिसको ये फॉलो करते थे, तो इनके दिमाग पे कहीं ना कहीं चोट लगी, और बहुत सारे युवा क्या हो गए, एक्टिव हो गए पूरा पंजाब की तरफ से। उसके बाद इसी बीच में क्या होता, 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी बापू जी हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है वो कलर के बिहार में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके खिलाफ आंदोलन करने गए थे। वहां से वो आते इंडिया में, पूरे घूमते हैं, भ्रमण लगाते हैं। अब इंडिया में जब भ्रमण लगाते हैं तो कुछ छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे जिसमें वो पार्टिसिपेट करते, जैसे कि चंपारण मूवमेंट हो गया 1916 में, खेड़ा मूवमेंट 1917 में, जो कि, और इसके बाद आके मिल वर्कर्स का तो अहमदाबाद में हुआ था कि मिल वर्कर्स को बहुत कम वेजेस में बहुत ज्यादा काम करवाते थे। तो ये सब चीजें इनको सही नहीं लगी, और छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे उसमें इन्होंने साथ दिया। अब गांधी जी के बातों से क्या हुआ ना, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस भी था और ऑलरेडी दूसरे देश में इनकी बहुत इज्जत थी, लोग इनकी बातों को मानते थे, अंग्रेज भी मानते थे, सभी मानते थे, क्योंकि थोड़े से ये ज्यादा पढ़े लिखे थे, और पूरे वर्ल्ड में इनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था, इनका एक्नॉलेजमेंट था इनका। तो इस चीज को मानते हुए इनको मतलब बेसिकली ज्यादातर लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। अब इसी बीच इन्होंने असहयोग, ये इसमें क्या किया, जब ये पूरा इकट्ठा करने लगे सबको, बहुत सारे मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए गांधी जी ने। अब ये बात अंग्रेजों को जम नहीं रही थी, और गांधी जी क्या थे, वो थे नॉन वायलेंस, यानी कि इनको से लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं, प्यार मोहब्बत से। अंग्रेजों को मौका ही नहीं मिलता था गांधी जी से झगड़ा करने का, कैसे करे, कैसे अटैक करे, और उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस गुस्से को निकाला जालियांवाला बाग में 1919 में। जनरल डायर ने मतलब खुली छूट दे दिया कि मतलब निहत्थों पे गोली चलाओ, मारो सबको, और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मरे, हजारों की तादाद में, कहीं के 4000 समथिंग भी डाटा बताया जाता है। उसके बाद पूरे देश में यूनिटी आ गई, सभी लोग अपना कल्चर, रिलीजन सब कुछ भूल गए, कास्ट भूल गए, सब एक होने लगे, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो भाई साहब एक होना पड़ेगा। पूरे देश में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। विदेशी जितने कपड़े थे सब जलाए गए, जो किसी मिल में काम करता था विदेशी, उसको काम को छोड़ दिया। मतलब पूरी इंडस्ट्री
ईस्ट इंडिया कंपनी ठप सी पड़ गई, क्योंकि मजदूर तो इंडिया के हुआ करते थे और सबने एक तरफ से क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन असहयोग आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि उसी बीच क्या होता है कि चौरी चौरा में कांड हो जाता है, जहां पे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं लोग मिलके, और जहां पे 44 पुलिस वाले मर जाते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी भी होते हैं। और ये बात गांधी जी को जमती नहीं, इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कैंसिल कर दिया कि भैया अब मेरे बस का बात नहीं, अगर ऐसे वायलेंस होगा तो बात यहां तक चली थी। उसके बाद भगत सिंह, आपको मैं पहले बता दिया, लाला लाजपत राय के मरने के बाद से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग बहुत काफी गुस्सा थे और इन्होंने ये चीज मान लिया कि देखो यार, ये प्यार मोहब्बत से नहीं मारने वाले, क्योंकि हमने काफी टाइम से कोशिश कर ली, अब इनको मार के ही भगाना पड़ेगा हम सभी को, कि जितने भी यंग लोग हैं हम सभी को एक होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग एक हुए और जो भी मतलब रिटेलिएशन हो सकता था उन्होंने किया हर बार। जैसे कोई भी मान लीजिए ऑर्डर, जैसे जालियांवाला बाग में ऑर्डर मिला मारने के लिए जनरल डायर का, फिर उसको मरवाना हो, तो ये सब चीजें इन्होंने संभाला पूरा बखूबी। इसके बाद बीके दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, और इसमें कुछ भी ऐसे मकसद नहीं था किसी को मारना, क्योंकि पर्चा फेंका था, उस पर लिखा था उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना, क्योंकि वो बातें नहीं सुनते थे, वो लोग बात करना चाहते थे लेकिन नहीं करते थे। तो आदमी कहीं कि एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाता, क्योंकि आपका मुल्क है, सब कुछ आपका, जमीन आपकी, मतलब हर चीज आपका, और कोई एक बाहर का क्रांतिकारी वो आ रहा है, क्रांतिकारी क्या बोलते हैं, लुटेरे आ रहे हैं, कह दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऐसे बिहेवियर दिखा रहे हैं, अग्रेसिव बिहेवियर, लोगों को मार रहे हैं, कुचल रहे हैं, बात करने के तैयार नहीं, तो आदमी गुस्सा हो जाता। और यंग जनरेशन खासकर होगी 100%, तो इस चीज को लेके ये लोग विधान परिषद में बम फेंकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, उसी वक्त जब इनको फिर इसको वापस से आपके पास इनको राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 आपका 1939 यानी 1939 पे उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, अंग्रेज बोलते कि जो अंग्रेज, जाहिर सी बात है, जर्मनी एक तरफ अपना ग्रुप बनाया रहता, अमेरिका अंग्रेज इधर पूरे अपना ग्रुप बनाए हुए, तो अंग्रेज कहता कि इंडिया से भी सोल्जर जाएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने। अब कांग्रेस जो रहती है उस वक्त की, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम रहती है, बाकी चीजें तो छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड हो गई रहती हैं, तो जो कांग्रेस रहती है वो डिसाइड करती है कि हम तो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए तैयार है हमारे फौजी, लेकिन शर्त ये कि उसके बाद, मतलब युद्ध के बाद आप क्या करोगे, हमें वो इंडिपेंडेंस दे दोगे, हमें आजादी दे दोगे। और ये बात अंग्रेजों ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं आजादी देंगे आपको। तो अपनी इंडिया की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया गया। अब जो भी अपने मन से सोल्जर गए उनको जाने दिया गया, अदरवाइज नहीं, अपने तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया कि आपको जाना लड़ाई लड़ने। अब इसी बीच नेताजी जर्मनी में भी गए, हिटलर से भी मिले, सबसे मिले, और 1941 में जर्मनी के रास्ते जाकर सिंगापुर में अपने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दिए। और इनका थोड़ा सा यही था कि जब ये वर्ल्ड वार 2 हो रहा था उसके पहले इनका कांग्रेस से थोड़ा सा कहीं अनबन हो गया था, जिसके बाद ये अपना अलग हो गए थे। और नेताजी का सोच ये था कि जैसे कि इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इंडिया में जितनी भी इनकी आर्मी थी ब्रिटिश इंडिया की, इन्होंने क्या किया था, सारे जितने लोग थे सभी लोग विरोध हो चुके थे, मंगल पांडे के बाद से स्टार्ट हो गया था इनके अंदर विरोध। तो ये जानते थे कि देखो इस पूरे इंडिया को ये कैप्चर किए हैं इंडियन सोल्जर्स की बदौलत ही, हम क्या करते इंडियन सोल्जर्स को ही अपने तरफ ले लेते, देखते हैं बाहर से कितना मंगाते हैं। तो इनकी भी बात कहीं ना कहीं सही थी। बट आप इस चीज को समझ सकते हो कि जब हम बात करते 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो 200 साल मतलब 3 से 4 पीढ़ी इसमें गुजर जाती है। और 3 से 4 पीढ़ी गुजरने का मतलब ये मान के चले कि हम भूल जाते कि हम किसके अंडर में हैं, हम मालिक हैं, हम नौकर हैं, जमीन किसकी, मतलब 200 साल इस बहुत ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की भी कुछ मेंटेलिटी थी आजादी को लेके, और कुछ लोग यूं ही मान लेते थे कि चलो जो चल रहा है चलने दो, अंग्रेजों के साथ ही काम करें, इन्हीं के मतलब ब्रिटिश इंडिया में ही ऑफिसर पोस्ट पे है, सिपाही पोस्ट पे, तो ये लोग भी कुछ न कुछ एक्सेप्ट करके ही चल रहे थे। उसके बाद बात नेताजी को ये बात लगती भाई साहब कि हम अब फौज बनाते हैं और इधर से फौज बना लेते। आजाद हिंद फौज लगभग इस एरिया को कैप्चर भी कर लेती, मेजर एरिया को, और जिसका कैपिटल ये पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार घोषित किए रहते नेताजी। बट उतने सफल नहीं हो पाते कि ये इंडिया में एंट्री ले पाए प्रॉपर तरीके से और इंडिया पे रूल कर पाए। उसी बीच नेताजी का देहांत भी हो जाता है, तो उसके बाद इनका पता नहीं चला, हालांकि वो भी बहुत ही उसमें है कंट्रोवर्सी में कि इनका कभी कभी लोग कहते दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कहना कुछ एग्जैक्ट सही नहीं। तो नेताजी का यहाँ पे हो जाता है, मतलब इस रोल में इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के दो या रिपब्लिक डे में, रिपब्लिक
संविधान बनाने में यहाँ पे रोल नेताजी का नहीं उतना हो पाया। हालांकि इनकी सोच काफी अच्छी थी, बहुत ही सुलझे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। उसके बाद बात करेंगे कि अब नेताजी यहाँ पे नहीं आ पाए, और यहाँ पे फिर जैसे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ 1945 में, अंग्रेजों ने फिर मतलब हिंदुस्तानी से बात करने का स्टार्ट किया, यानी इंडियन से बात करने का स्टार्ट किया, कांग्रेस से और मुस्लिम लीग, क्योंकि दो पार्ट बन चुके थे तब तक। तो इन्होंने बात करना स्टार्ट किया कि चलो भाई बातचीत कर लेते, अगर आपको आजादी चाहिए तो हम दे देते, क्योंकि इनका भी काफी नुकसान हुआ था उस बीच में। ये वर्ल्ड वार 2 देखें या फिर इंडिया में खुद का मतलब इंडिया में जो चल रहा है युद्ध, इसको देखें। तो इन्होंने बात मान ली, चलो ठीक है बात कर लेते, आजाद कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि जो भारत का प्रतिनिधि माना जाए वो मुसलमान हो, मतलब कि इनके तरफ से जो लीडर हैं वो हो। और ये बात नेहरू जी या कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बाद इसको बंटवारा किया गया पूरे देश को 2 पार्ट में। एक्चुअली 3 पार्ट हुआ था, और इसके बाद भी कहीं ना कहीं बड़ी इसके बीच में कंट्रोवर्सी। देखिए, बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, वेस्ट पाकिस्तान इसको बोला गया, इवन कश्मीर वगैरह कहीं ना कहीं राजा महाराजा सभी लोग इंडिया से जुड़ चुके थे। इवन आप लक्षद्वीप वगैरह में जाओगे तो जब आजाद हो गया ना, तो जैसे कि पाकिस्तान का ये हो गया आजादी, अब आपको पता होगा इतना कि उधर से जितने लोग आ रहे थे सबको ये मार दी, इधर से जो आ रहे थे मार रहे थे। अब पाकिस्तान को इतने संतुष्टि नहीं हुई, ये क्या कि जितने भी एरिया बंटवारे के बाद बचे थे, जहां पे क्या हुआ था कि जब आजादी हो गई सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं मान ले कि अपना देश बन गया, हम लोग अब एंजॉय करते हैं, मतलब आजाद हुए यार, कुछ तो करेंगे देश के लिए करते हैं। और ये ना बड़े धूर्त आदमी, मतलब कि ये पहले से प्लान बना रखे थे कि जैसे ही आजाद होंगे चाहे थोड़ी सी जितनी भी जमीन मिलेगी इसको बढ़ाना कैसे भी करके। तो फिर इनका चाहे इसका कश्मीर पे अटैक हो या लक्षद्वीप की तरफ भेजना हो। और उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश की बात आती है। अब बांग्लादेश में क्या है, मोस्टली बंगाली हुआ करते थे, और यहाँ पे जो ये थे, ये मतलब कह दीजिए पंजाब प्रोविंस के इधर वाले लाहौर वगैरह के ज्यादातर लोग थे, और इन लोगों का लैंग्वेज कल्चर बड़ा डिफरेंट था। अब ये भी पाकिस्तान, रूल तो इन्हीं लोगों को करना था। और इन लोगों को बात जमीन है कि बांग्लादेश में बंगाली लोग हैं जो कि कल्चर फॉलो करते हैं बंगाल का, जो कि एक इंडिया का पार्ट है, और मेजर लोग थे। और यहाँ के चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि ये हमारे ऊपर रूल करेंगे। और ये थोड़ी सी मेंटेलिटी इनकी निगेटिव थी। जाहिर सी बात है, जब देश आजाद होने वाला था, पूरा देश विश्व पूरा मतलब हिंदुस्तान का हर एक नागरिक देश को आजाद कराने में लगा, और उसी बीच आप देश का बंटवारा करने की सोच रहे हो, तो लोगों को पता चल जाता कि क्या किसी की मेंटेलिटी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश सोचने लगा कि अब इनके साथ नहीं रहना, हमें आजाद चाहिए। तो हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इसको बांग्लादेश बनाया गया, वो अलग सीन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हमारा क्या हुआ, देश आजाद हुआ। मैंने मेजर पॉइंट कवर अप किया, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं गया किसी इंडिविजुअल पे, क्योंकि काफी बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी इतिहास है। मैंने कम से कम टाइम में इसको समराइज करने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा प्रॉपर तरीके से। अब इसके बाद आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को झंडा लहराया गया लाल किले से। तो वापस से आजादी का जश्न जो पूरे देश में मनाया गया, सभी लोग इकट्ठा हुए थे, काफी खुशी का दिन था। और ये रहा पूरी आजादी की कहानी, बिल्कुल शुरू से अंत तक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा हर एक चीज, काफी पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया हूं, समझाने की कोशिश किया। अगर आपको सही लगा हो, इंफॉर्मेशन बढ़िया लगा हो वीडियो, तो सभी लोग लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत नाप तोल के पॉइंट टू पॉइंट बात इसलिए मैंने इस वीडियो में किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।